Good morning students. Welcome in today's session of Business Studies class. In today's session we are going to discuss the formal and informal organization. What is formal organization? When the managers are carrying on organizing process, then as a result of organizing process, an organizational structure is created to achieve systematic working and efficient utilization of resources. This type of structure is known as formal organizational structure. Well students, जब हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे जो मैनेजर्स हैं वो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं. उस प्रोसेस में मैनेजर्स 4 स्टेप्स को डील करते हैं. फर्स्ट स्टेप क्या रहता है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. सेकेंड वन इज डिपार्टमेंटलाइजेशन. थर्ड वन इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड लास्ट वन इज एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. इन 4 स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, हम एक सिस्टमेटिक वर्किंग और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को चूज कर रहे हैं. हमने जो 4 स्टेप्स ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के लिए हैं, इनके पीछे हमारा बेसिक पर्पस क्या होता है कि हम ये चाहते हैं कि हम बहुत ही सिस्टमेटिक वे से अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करें. तभी हम इन 4 स्टेप्स को यूज करते हैं और इनको बहुत प्रॉपर वे में कंडक्ट करते हैं. और इससे एक स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन होता है. वही स्ट्रक्चर ही हमारा क्या होता है बेटा? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है. Formal organizational structure clearly spells out the job to be performed by each individual, the authority, responsibility assigned to each individual, the superior-subordinate relationship, and the designation of every individual in the organization. Formal organization structure में बिल्कुल क्लियर किया जाता है कि एक इंडिविजुअल के पास क्या अथॉरिटीज होंगी, उस इंडिविजुअल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, उसका सीनियर कौन होगा, उसका सबऑर्डिनेट कौन होगा, उसे क्या डेजिग्नेशन दिया गया है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ये सब कुछ जहां पर क्लियर हो रहा है उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं. दिस स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड इंटेंशनली बाय द मैनेजर्स for achievement of organizational goals. Formal organizational structure जो है वो हमें खुद ही क्रिएट करना पड़ता है, ऑटोमेटिक क्रिएट नहीं होता है. ठीक है, हम उसको क्रिएट करते हैं ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें. There are the some characteristics of formal organization. First one is defined interrelationship. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सभी रिलेशनशिप जो है वो डिफाइंड होती हैं, बिल्कुल क्लियर होती हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन का सीनियर पर्सन कौन है और उसका जूनियर पर्सन कौन है, कौन उसे ऑर्डर करेगा, किसकी डायरेक्शंस को उसे फॉलो करना है, कौन उसका कमांडर है. सभी रिलेशनशिप्स को ऑलरेडी डिफाइंड कर दिया जाता है ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग है वो स्मूथली चल सके. जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि वेरी फर्स्ट 1 पर्सन है, उनके अंडर 2 पर्सन्स काम कर रहे हैं. फिर जो फर्स्ट पर्सन था उसके अंडर अगेन 3 पर्सन्स काम कर रहे हैं. यहाँ भी जो सेकंड पर्सन था उसके अंडर भी अगेन 3 पर्सन्स काम कर रहे हैं. फिर आप देखेंगे कि यहाँ एक पर्सन है, उसके अंडर अगेन 2 पर्सन्स काम कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ एक पर्सन है, उसके अंडर अगेन 2 पर्सन्स काम कर रहे हैं. एक पर्सन यहाँ है, ठीक है, उसके अंडर सिंगल पर्सन काम कर रहा है. ठीक है, मतलब बिल्कुल एक डिफाइंड रिलेशनशिप है कि एक पर्सन के अंडर कितने लोग काम करेंगे. अब जो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन था, जो ये सिंगल पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, ये सभी पर्सन इसकी इंस्ट्रक्शंस पर काम कर रहे हैं. ठीक है, ये सभी को क्या कर रहा है? डायरेक्ट. लेकिन रियल में ये इन 2 पर्सन्स के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करता है. रियल में इन 2 पर्सन्स को ही डायरेक्ट करता है. वो आगे उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करवाते हैं वेरियस सबऑर्डिनेट्स से. तो रिलेशनशिप क्या होती है? बिल्कुल डिफाइंड होती है. नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर्स.
फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल रूल, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, मेथड्स, पॉलिसीज बिल्कुल क्लियरली हम अपने सबऑर्डिनेट्स को बताते हैं कि आपको कितनी अथॉरिटी दी जा रही है, कितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप किसके लिए अकाउंटेबल रहोगे, ठीक है। बिल्कुल सब कुछ क्या होता है, क्लियर होता है, कोई कंफ्यूजन वहां नहीं होता है। बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क, एवरी इंडिविजुअल को अपना जो टास्क है वो अलॉट कर दिया जाता है और वो अपने टास्क के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। वर्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जब हम वर्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो एक्टिविटी हम करते हैं ये स्पेशलाइजेशन के ऊपर बेस्ड होकर करते हैं कि जो पर्टिकुलर पर्सन जिस टास्क में, जिस एक्टिविटी में एक्सपर्ट होता है उसे वही एक्टिविटी अलॉट की जाती है। नेक्स्ट वन इज डेलिबरेटली क्रिएटेड, जानबूझकर हम इसे क्रिएट करते हैं, ऑटोमेटिक ये क्रिएट नहीं होता। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट इज इम्पर्सोनल, यहाँ पर पर्सनल फीलिंग्स की कोई जगह नहीं होती, कोई प्लेस नहीं होता, पर्सनल फीलिंग्स को इग्नोर किया जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है यहाँ पर, एक्टिविटीज, वर्क जो है वो इम्पॉर्टेंट रहता है, पर्सनल फीलिंग्स, इमोशंस का यहाँ पर कोई भी प्लेस नहीं होता। नेक्स्ट इज मोर स्टेबल, ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसको अचीव करने के लिए ही सभी एफर्ट्स किए जाते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल की नीड्स, इंडिविजुअल्स की इमोशंस, उनकी विशेस, उनकी पर्सनल नीड्स को यहाँ पर बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। उनको जो है कोई उनकी नीड्स, विशेस के अकॉर्डिंग हम अपने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंज भी नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर पर्सन को डिवीजन ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी मिल गई है, लेकिन वो पर्सन उस एक्टिविटी को, उसकी विश नहीं है, वो करना नहीं चाहता, ठीक है, उसे अच्छा नहीं लग रहा उस एक्टिविटी को करना, बट उसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, वो उसी एक्टिविटी से रिलेटेड है, वो उसी एक्टिविटी का ही स्पेशलिस्ट है, लेकिन एक पर्टिकुलर मोमेंट पर वो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को नहीं करना चाहता, तो इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। उसे वही करना होगा जिस पोस्ट पर वो और काम कर रहा है, जिस पोस्ट पर उसे अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो इसीलिए ये मोर स्टेबल होता है, जिस पोस्ट पर आप अपॉइंट किए गए हो आपको उसी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है काम मिलता है और आपको वही काम करना होता है। पर्सनल विशेस, पर्सनल नीड्स के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल्स की विशेस और नीड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं किए जाते हैं। इसीलिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही स्टेबल रहता है, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका बिहेवियर क्या होता है, अनस्टेबल सा होता है, ठीक है। हर टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस हमारे बिहेवियर में, हमारे मूड में आते रहते हैं, और अगर हम उसके अकॉर्डिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने लगे तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कभी भी अपने कॉमन गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। These are the some characteristics of formal organization. Now come to the advantages of formal organization. Easy to fix accountability. जब हम किसी पर्सन को अथॉरिटी देते हैं, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, ठीक है, तो हम उसकी अकाउंटेबिलिटी भी सेट कर देते हैं। जैसे ही डिवीजन ऑफ वर्क होता है, जैसे ही एस्टेब्लिश होती है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंडर, वहां फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेबिलिटी भी क्या कर दी जाती है, सेट कर दी जाती है कि कौन पर्सन किस एक्टिविटी के लिए किस सीनियर को अकाउंटेबल रहेगा। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, एक्टिविटीज को प्रॉपर मैनर में जो है वो डिवाइड किया जाता है ताकि किसी भी एक्टिविटी में ओवरलैपिंग ना हो, ठीक है। सब कुछ ऑर्डर में, प्रॉपरली ऑर्डर में, प्रॉपर मैनर में जो है वो अरेंज किया जाता है, और ताकि कोई भी एक्टिविटी ना तो ओवरलैपिंग में आए और ना ही कोई एक्टिविटी मिस हो। यूनिटी ऑफ कमांड इज पॉसिबल, यहाँ पर स्केलर चेन का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, उसे प्रॉपरली यूज किया जाता है, ठीक है, और उसी के अंडर जो है वो यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। जब हम सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं तो इट मीन्स हम क्या एस्टैब्लिश, किस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, स्केलर चेन के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही हम उस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो ईच इंडिविजुअल को ये पता चल जाता है कि उसका सीनियर कौन है, ठीक है, उससे किससे कमांड मिलनी है, उसने किसके ऑर्डर्स को फॉलो करना है,
तो पूरी तरह से हम यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, अंडर द प्रेजेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। नेक्स्ट इज इजी टू गेट गोल, जब सब कुछ फिक्स है, एस्टैब्लिश हो गई है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, डिवीजन ऑफ वर्क हो गया है, ठीक है, तो प्रिंसिपल्स यहाँ पर प्रॉपरली फॉलो किए जा रहे हैं, तो हमारे लिए जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल है उसको अचीव करना इजी हो जाता है। हम मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशंस, जब हम पूरी तरह से ह्यूमन बींग्स और मटेरियल रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं, रूल रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली डेलीगेट किया गया है, अकाउंटेबिलिटी सेट कर दी गई है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, बहुत ही अच्छी हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरी तरह से स्टेबल होकर काम करती है, एम्प्लॉइज बार बार ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाते हैं, ठीक है, कस्टमर भी बार बार चेंज नहीं होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, स्टेबिलिटी का एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। कम टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जहां एडवांटेजेस हैं हमारे इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, बिना फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकती, वहां इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं बेटा। फर्स्ट वन इज डिले इन वर्क, ठीक है, स्केलर चेन का प्रिंसिपल जब हम यूज करते हैं, ठीक है, अननेसेसरी रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं तो काम को कंप्लीट होने में भी देरी हो जाती है, अननेसेसरी डिले हो जाता है इन द कंप्लीशन ऑफ वर्क, ठीक है, क्योंकि कोई एक छोटी सी बात भी अगर हमारे को डाउट क्रिएट कर रही है तो हमें उसे अपने सीनियर से पूछना है, सीनियर खुद डाउट में है तो उसे उसके सीनियर से पूछना है, ठीक है, तो इस तरह से कई बार अननेसेसरी डिले हमारी एक्टिविटीज में हो जाता है। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ इनिशिएटिव, अब जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनकी जो खुद की थिंकिंग पावर्स है ना, वो उन अपनी थिंकिंग पावर्स को यूज नहीं कर सकते, कहाँ, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंडर। क्यों? क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहता है कि आप यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल को फॉलो करोगे। आप कहाँ काम कर रहे हो, इन द प्रेजेंस ऑफ स्केलर चेन में काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपने वहां पर अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग्स को जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करना है। तो एम्प्लॉइज का जो इनिशिएटिव का जो एक फीचर होता है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है, वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, लोग सोचना ही बंद कर देते हैं, उनकी थिंकिंग पावर्स जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। क्यों खत्म हो जाती हैं? क्योंकि उनको अपने सीनियर्स को ही फॉलो करना होता है, अपने न्यू आइडियाज वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसीलिए इनिशिएटिव कोई लेता ही नहीं है, ठीक है, उन्हें पता है हमें तो बस ऑर्डर्स को फॉलो करना है। अगर किसी एम्प्लॉय के माइंड में एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रहा है, बहुत अच्छा आइडिया आ रहा है, लेकिन वो उसे जो है प्रेजेंट नहीं करता है, क्यों? क्योंकि फॉर्मल स्ट्रक्चर कहता है कि आप सिर्फ अपने सीनियर्स का ऑर्डर ओबे करोगे। मैकेनाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप, यहाँ पर जो रिलेशनशिप्स हैं वो किसके अंदर बाउंडेड हैं? सीनियर और सबॉर्डिनेट की रिलेशनशिप के अंडर जो है वो बाउंडेड हैं। एक दूसरे के साथ हम अपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकते, हम एक दूसरे की जगह रिप्लेस नहीं हो सकते। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन है मिस्टर एम, वो कोई एक्टिविटी कर रहा है और उनके साथ वाली सीट पर मिस्टर एन है, जो वो देख रहे हैं कि इस एक्टिविटी को अगर हम किसी और तरीके से करते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बट वो अपनी थिंकिंग पावर्स को मिस्टर एम के साथ शेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मिस्टर एम भी क्या है, एक बाउंडेड एरिया में काम कर रहे हैं, उनको अपने सीनियर के इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करना है। तो मतलब रिलेशनशिप में एक मशीनीकरण सा होता है कि हम एक मशीन की तरह फिटेड पार्ट्स में काम करते हैं। जैसे मशीन्स होती हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं, वो एक फिटेड पार्ट्स में काम करते हैं, उनमें कोई पर्सनल इमोशंस और फीलिंग्स नहीं होती हैं। हम उनका बटन प्रेस करते हैं तो वो चलते हैं, बटन ऑन हो रहा है तो वर्किंग में है, बटन ऑफ हो रहा है तो वो वर्किंग में नहीं है। तो यहाँ पर भी सेम इसी तरह से जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो मटीरियल रिसोर्सेज हैं, वो एक मशीन की तरह ही काम करते हैं। तो बच्चे, हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से डिस्कस किया, ठीक है, हमने इसके कंसेप्ट को भी लिया, एग्जाम्पल्स भी लिए, फीचर्स एंड
एडवांटेजेस और लिमिटेशंस को भी अच्छे से डिस्कस किया है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस the meaning of informal organizational structure. In the formal organizational structure, individuals are assigned various job positions. While working at those job positions, the individuals interact with each other and develop some social and friendly groups in the organization. बच्चे, जब हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, जहां पर ईच इंडिविजुअल की जो जॉब पोजीशन है वो डिसाइडेड है कि कौन प्रिंसिपल है, कौन वाइस प्रिंसिपल है, कौन कोऑर्डिनेटर है, कौन टीचर है, कौन पियोन है. ठीक है, सबकी जॉब पोजीशंस क्या है, बिल्कुल डिसाइडेड है. और इन जॉब पोजीशंस पर काम करते हुए हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स, इमोशंस शेयर करते हैं. ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि हम सभी सोशल एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं हम. ठीक है, और हमारे इसी तरह से एक दूसरे के साथ फीलिंग्स शेयर करते हुए क्या क्रिएट हो जाते हैं, फ्रेंडली ग्रुप्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस में क्रिएट हो जाते हैं. दिस नेटवर्क ऑफ सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप्स फॉर्म्स अनदर स्ट्रक्चर in the organization which is called informal organizational structure. अब यही जो सोशल और फ्रेंडली ग्रुप्स क्रिएट होते हैं, ये किस फॉर्म में क्रिएट हो रहे हैं? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की फॉर्म में क्रिएट हो रहे हैं. आप देखते हो आपके स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हैं, सभी टीचर्स की एक पर्टिकुलर जॉब है, पर्टिकुलर पोस्ट पर वो काम कर रहे हैं. कोई पीजीटी इंग्लिश है, कोई पीजीटी केमिस्ट्री है, कोई पीजीटी मैथ है, कोई टीजीटी मैथ है, कोई पीआरटी हिंदी है, कोई डांस टीचर है, कोई म्यूजिक टीचर है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर है, कोई क्लर्क है, कोई रिसेप्शनिस्ट है. क्या है? ये सभी आपका स्टाफ है. ठीक है, अब ये सभी स्टाफ मेंबर्स एक पर्टिकुलर पोस्ट पर काम कर रहे हैं. मैथ टीचर मैथ पढ़ा रहा है, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर आर्ट सिखा रहा है, म्यूजिक टीचर गाना बजाना सिखा रहा है आपको. ठीक है, तो इस तरह से पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं. वो सब क्या कर रहे हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं. अब इसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में काम करते हुए वो सभी आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को शेयर करते हैं और वो एक दूसरे के क्या बन जाते हैं? फ्रेंड्स बन जाते हैं. ठीक है, अब एक आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर है, वो रिसेप्शनिस्ट कोई है, ठीक है, उसके साथ उसका जो है वो फ्रेंडली रिलेशन है. ठीक है, वो उसका अच्छा फ्रेंड है. कोई पीजीटी मैथ है, ठीक है, वो पीआरटी हिंदी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है. ठीक है, वो दोनों आपस में क्या है? फ्रेंड्स हैं. तो इस तरह से एक ही वर्क प्लेस पर डिफरेंट जॉब पोजीशंस के अंदर काम करते हुए हम एक दूसरे के क्या बन जाते हैं? फ्रेंड्स बन जाते हैं. और इन्हीं फ्रेंडशिप से एक ग्रुप्स क्रिएट हो जाते हैं और वो ग्रुप्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहलाते हैं. द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली. अपने आप क्रिएट होते हैं, क्रिएट करने नहीं पड़ते हैं. द मेन पर्पज ऑफ सच स्ट्रक्चर इज गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन. ठीक है, हम उसी पर्सन के साथ अपनी फीलिंग और इमोशंस शेयर करते हैं जिनके थॉट्स सेम होते हैं. आपकी एक क्लास है, आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और वो 100 स्टूडेंट्स सभी क्या हैं? क्लासमेट्स हैं. ठीक है, लेकिन उन क्लासमेट्स में भी क्या बने हुए हैं? ग्रुप्स बने हुए हैं. ठीक है, आपकी क्लास में 8-8, 10-10 बच्चों के ग्रुप बने हुए हैं जो इकट्ठे रिसेस में लंच करते हैं, कैंटीन पे कुछ शेयर कर रहे हैं, आपस में बर्थडे की सेलिब्रेशंस करते हैं, एक दूसरे के लिए सीट रिजर्व करते हैं. ठीक है, एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स लाते हैं. ठीक है, क्लास में एंट्री पर एक दूसरे को स्माइल पास करते हैं. ये ग्रुप्स हैं. कौन से ग्रुप्स हैं? ये इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं. वैसे तो आप सभी क्या हो? क्लासमेट्स हो. 100 स्टूडेंट्स की क्लास है हमारी और सभी स्टूडेंट्स क्या हैं? क्लासमेट हैं. वो क्या है? फॉर्मल रिलेशनशिप है. ठीक है, लेकिन जो आपके ग्रुप्स बने हुए हैं 8-8, 10-10 स्टूडेंट्स के, वो क्या है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल है. और वो ग्रुप्स कैसे बनते हैं? ऑटोमेटिक बन जाते हैं. ठीक है, आप सभी अलग अलग एरियाज में रहते हो, अलग अलग फैमिलीज में रहते हो. आप में से कुछ जो स्टूडेंट्स होंगे वो अलग अलग सिटी और विलेज में भी रहते होंगे, लेकिन फिर भी आपकी आपस में कनेक्टिविटी हुई. कहाँ मिले आप सभी? स्कूल कैंपस में मिले. स्कूल कैंपस क्या था? एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था.
ठीक है, स्कूल कैंपस में क्लासरूम के अंदर आप मिले, ठीक है, वहां सबसे पहले आपकी फॉर्मल रिलेशनशिप हुई कि आप सभी क्या बने, क्लासमेट्स बने। फिर आपस में आप लोग बातचीत करने लगे, आप लोग आपस में शेयर करने लगे, कभी अपनी स्टेशनरी तो कभी अपनी फूड आइटम्स, ठीक है, और धीरे धीरे आपके क्या बन गए, ग्रुप्स बन गए। वो ग्रुप्स क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है, ठीक है। इन ग्रुप्स में रहने से हमें क्या मिलती है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलती है, हमें अच्छा लगता है, हम बहुत बेटर फील करते हैं। आप इमेजिन करके देखो कि आपको एक दिन टीचर जो है किसी एक ऐसे स्टूडेंट के साथ बेंच पर बिठा देती है जिसके साथ आप बैठना नहीं चाहते हो, है वो आपका क्लासमेट ही, ठीक है। अगर 100 और 50 स्टूडेंट्स की क्लास है, ठीक है, जिस स्टूडेंट के साथ आपकी फ्रेंडशिप नहीं है, आप वहां नहीं बैठना चाहते, आप कहाँ बैठना चाहते हो, जिन 5 और 4 स्टूडेंट्स के साथ आपकी इनफॉर्मल रिलेशनशिप है, ठीक है, वो आपके फास्ट फ्रेंड्स हैं, आपके ग्रुप फ्रेंड्स हैं, आपने उन्हीं के साथ ही बैठना है, ठीक है। और क्लास टीचर अगर आपको किसी ऐसे स्टूडेंट के साथ, ऐसे क्लासमेट के साथ बिठा देती है जो आपका फ्रेंड नहीं है, हालांकि वो आपका क्लासमेट है, ठीक है, फिर भी आप पूरा दिन जो है टेंशन में रहते हो, बहुत अच्छे से पढ़ ही नहीं पाते हो, क्योंकि आज मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी और स्टूडेंट के साथ बैठ गया हूँ सीट पर, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जो ये हमारे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ग्रुप होते हैं, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं, और इनके साथ जब हम रहते हैं तो हम बड़ा ही कंफर्टेबल फील करते हैं, हमें एक पर्टिकुलर सेटिस्फेक्शन से मिलती है, जिससे हमारे को एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है और हम अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। The existence of informal structure depends upon the formal structure because people working at different job positions interact with each other to form informal structure and the job positions are created in informal structure। देखो, अभी मैंने आपको जो टीचर वाला एग्जांपल दिया था कि हमारे स्कूल कैंपस में बहुत सारे टीचर्स हैं, सभी अलग अलग जॉब पोजीशंस पर काम कर रहे हैं, सभी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और एक दिन क्या बन जाता है, उनका एक इनफॉर्मल ग्रुप बन जाता है। So if there is no formal structure, there will be no job position, there will be no people working at job positions and there will be no informal structure। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है तो वो किसकी वजह से होता है, फॉर्मल स्ट्रक्चर की वजह से ही होता है। अगर फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है तो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट हो ही नहीं सकता। अगर स्कूल में पर्टिकुलर डेजिग्नेशंस के ऊपर पर्टिकुलर टीचर्स काम नहीं करते, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट ही नहीं होती, तो इनफॉर्मल भी नहीं होती। स्कूल कैंपस नहीं है तो स्टूडेंट्स नहीं है, तो क्लासमेट्स नहीं है, क्लासमेट्स नहीं है तो फ्रेंड्स भी नहीं है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ही बेस है किसका, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। कम टू द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत अच्छे से मैंने अभी आपको क्लियर किया कि विदाउट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वी कैन नॉट एस्टैब्लिश द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नो रिटन रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर, मेथड्स, कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो भी कुछ है वो क्या है, हमारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ठीक है, जिनके साथ हमारे थॉट्स सेम होते हैं, हम उन्हीं लोगों के साथ ही अपना इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं। इनफॉर्मल जो है वो क्या है, फ्रेंडली ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड, हम जानबूझकर इसको क्रिएट नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर हमारी आपस में सेम होती है तो हमारा एक ग्रुप क्रिएट हो जाता है। आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है उनमें 8 और 10 जो आप फ्रेंड्स हो, सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है, सेम है। एक ने जो कह दिया सभी उसको फॉलो करेंगे, ठीक है, क्या है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे की। नेक्स्ट इज पर्सनल। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सब की फीलिंग्स, इमोशंस की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, ठीक है। इंडिविजुअल्स को प्रॉपर मैनर में जो है उनकी फीलिंग्स के साथ जो है वो शेयर किया जाता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे फ्रेंड को इससे हर्ट होगा, ठीक है, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे ऐसा सोचना नहीं है, इससे मेरा फ्रेंड हर्ट हो जाएगा। ये क्या है, उसकी फीलिंग्स की हम क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लैक ऑफ स्टेबिलिटी। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी नहीं होती। आज अगर आप किसी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो तो कल आप दूसरी किसी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के भी मेंबर हो सकते हो। एक साथ आप कई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर हो सकते हो, ठीक है। आप जिस सोसाइटी में, जिस एरिया में आपका रेजिडेंस है, ठीक है, वहां रहते हो, वहां आपका एक अलग फ्रेंड्स का ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। स्कूल में आपका अलग फ्रेंड्स का ग्रुप है,
क्लास 12 पास आउट हो जाएगी, सभी फ्रेंड्स अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। नई कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में आप एंटर करोगे, वहां आपके और फ्रेंड्स बन जाएंगे, ठीक है। अब क्या आप अपने पुराने फ्रेंड्स को छोड़ दोगे? नेवर, ठीक है। वो भी हमारे साथ रहेंगे, यानी कि आप एक साथ 2-3 इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ क्या हो रहे हो? अटैच हो रहे हो, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होगा कि आप किसी एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हो और दूसरी में एंटर कर जाते हो। आपकी क्लास में आपका 8 फ्रेंड्स का ग्रुप था, उस ग्रुप में आपका डिस्प्यूट हो गया, उन्होंने आपकी फीलिंग्स इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं की, आपने उस ग्रुप को छोड़ दिया, आपने नए फ्रेंड्स बना लिए, न्यू ग्रुप में एंटर हो गए, ठीक है। तो इसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है। नो प्लेस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। अब यहाँ पर वेरी फर्स्ट मुझे क्लियर करना है कि ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या होता है बेटा। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट वो चार्ट होता है, वो एक तरह से डायग्राम होता है जहाँ पर ये राइट किया जाता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी पोस्ट हैं और उन पोस्ट पर कौन कौन पर्सन काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं स्कूल का एग्जांपल लूंगी, जैसे प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल के अंडर वाइस प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल के अंडर इंचार्जेस हैं यानी कि कोऑर्डिनेटर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स के अंडर जो है सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं, सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर्स के अंडर जो हैं वो टीचर्स काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? हमारा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है और इसी चार्ट की हेल्प से हम एक ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल भी प्रिपेयर करते हैं। उसमें हम ईच पोस्ट पर जो भी पर्सन अपॉइंट किया गया है उस पर्सन की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेट करते हैं कि एक पर्टिकुलर पोस्ट पर काम करने वाले इंडिविजुअल की क्या अथॉरिटीज होंगी और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो कहीं भी शो नहीं होता, ना तो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट पर शो होता है और ना ही ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल पर शो होता है। इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पर जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो बिल्कुल फ्री फ्लो होता है, यानी कि स्केलर चेन के प्रिंसिपल को बिल्कुल फॉलो नहीं किया जाता, यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाता। एक टॉप लेवल का जो एम्प्लॉय है वो बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी की परमिशन के लोअर लेवल के एम्प्लॉय के साथ बात कर सकता है, ठीक है। मतलब कुछ भी यहाँ पर जो है वो सिस्टम में नहीं होता, बिल्कुल इंडिपेंडेंट फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है। कोई भी किसी के साथ बिना किसी परमिशन के, बिना हेजिटेशन के वो बात कर सकता है। नाउ कम टू द एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फास्टर स्पीड, यहाँ पर जो हमारे स्पीड होती है, जो कम्युनिकेशन के जो मैसेजेस हैं उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत फास्टर होती है। फीडबैक भी बहुत फास्टर होता है कि बहुत जल्दी ही कोई भी न्यूज़ आप कहीं भी फैला सकते हो। जैसा कि मैंने एक यहाँ पिक्चर पेस्ट किया है, ठीक है, कि एक माइक है, उस माइक में एक पर्सन बोल रहा है, ठीक है, कि सभी सुन लो कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, ठीक है। और एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ, ठीक है। इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो लोअर लेवल पर काम कर रहे हैं या जो टॉप लेवल पर काम कर रहे हैं, किसी एक एम्प्लॉय के पास कोई भी मैसेज होता है तो बहुत जल्दी स्प्रेड कर देता है अपने सभी फ्रेंड्स को। टॉप लेवल पर एक कोई पर्सन है, उसके कुछ फ्रेंड्स मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं, कुछ लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं। टॉप लेवल उसे एक न्यूज़ देता है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ दे रहा है, ठीक है, कि भाई हम जो है इस करंट ईयर में इतने % जो है वो बोनस अनाउंस करने जा रहे हैं। तो बहुत जल्दी ये न्यूज़ स्प्रेड कर देता है, कहाँ? मिडिल लेवल और लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ में। क्यों? क्योंकि उनका क्या बना हुआ है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना हुआ है। फुलफिल सोशल नीड्स। अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ना हो, यानी कि हमारे ह्यूमन बींग्स की सोशल नीड सेटिस्फाइड ना हो, तो बहुत लंबे टाइम तक एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकते हैं। फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ आ रही है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है उसे अचीव करना होता है। अब अगर ऑर्गेनाइजेशंस में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है तो वहाँ पर तो सभी एम्प्लॉयज़ अंडर प्रेशर काम करते हैं, यानी कि सबॉर्डिनेट्स के पास कुछ अच्छे आइडियाज़ हैं तो वो अपने सीनियर्स को नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है अभी कि लैक ऑफ इनिशिएटिव होता है कहाँ? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। कोई भी एम्प्लॉय कुछ भी उसकी थिंकिंग पावर्स हैं उनको यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर है वहाँ पर तो क्या होगा? जो सबॉर्डिनेट है वो सीनियर के साथ बहुत जल्दी अपने व्यूज़ शेयर करेगा,
ठीक है, क्यों? फ्री है वो, यहाँ पर फ्री फ्लो कम्युनिकेशन कर रहा है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली वो इंडिपेंडेंटली चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन को यूज कर रहा है, ठीक है, कोई उसके ऊपर बर्डन नहीं है, कोई फियर नहीं है यहाँ उसको, ठीक है, वो अपने अच्छे अच्छे आइडियाज अपने सीनियर्स को दे रहा है। कहाँ दे रहा है वो? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में दे रहा है, फॉर्मल में वो नहीं दे रहा, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारे सीनियर्स के पास बहुत सारे आइडियाज कलेक्ट हो जाते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज किस तरह से काम करने में कंफर्टेबल फील करेंगे, और वो उन्हीं आइडियाज को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, पुट करते हैं, जिससे हमारे एम्प्लॉयज बहुत अच्छा फील करते हैं। नाउ कम टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। क्रिएट्स र्यूमर्स, ठीक है, यहाँ पर बहुत जल्दी र्यूमर्स क्रिएट होती हैं और इसमें गलत मैसेज, रॉन्ग मैसेजेस जो हैं वो कन्वे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर बहुत केयरलेसनेस के साथ कुछ भी बात करते हैं। रेसिस्ट चेंज, जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता, वो ओल्ड टेक्निक्स को ही फॉलो करने के जो है वो फेवर में रहता है। प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स, हमारे ग्रुप्स बन जाते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ही क्या, अलग अलग ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअल्स के ग्रुप्स हैं, अलग अलग पोस्ट पे काम करने वाले इंडिविजुअल्स के ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो वो सभी अपने ग्रुप्स में रहते हैं और हर ग्रुप के अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं और ईच इंडिविजुअल के ऊपर उस ग्रुप नॉर्म्स का प्रेशर रहता है, ठीक है, कि अगर मैंने ये काम कर दिया तो मेरे सभी फ्रेंड्स मुझसे नाराज हो जाएंगे, ठीक है, तो इसीलिए मैं कोई काम नहीं करूंगी जो मेरे ग्रुप नॉर्म्स के अगेंस्ट हो, यानी कि मैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करती हूँ। अपने ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल को भी कई बार हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर जो है वो फॉलो नहीं करते हैं, उसको भी प्रॉपरली अडॉप्ट नहीं करते हैं, सिर्फ किसकी वजह से? अपने ग्रुप नॉर्म की वजह से। वेल स्टूडेंट्स, हमने इनफॉर्मल और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से स्टडी किया है। तो अब आपने फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड केस स्टडीज की भी प्रैक्टिस करनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपने इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी क्रिएट करना है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्या कहती हैं और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्या कहती हैं, अथॉरिटी दोनों में कैसी होती है, लीडरशिप दोनों में कैसा होता है, बिहेवियर दोनों में कैसा होता है, कम्युनिकेशन दोनों में कैसा होता है, ठीक है। इन बेसिस के ऊपर अब आप इसमें ऑटोमेटिक जो है वो डिफरेंस भी क्रिएट कर सकते हो। मैंने आपको बहुत अच्छे से दोनों कंसेप्ट्स को क्या किया है, क्लियर किया है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।